चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने यूनिट सेकंड कंप्लीट कर ली थी। नाउ टुडे इन द सिलेबस ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड, दैट इज मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग। सबसे पहले मैं आपको इसमें टॉपिक बता देता हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, क्योंकि अब आप लोगों का जो अपना सिलेबस है इसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट के बारे में अगर अपन बात करें तो जो फिफ्थ यूनिट है वो तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन की है, ठीक है ना। और फोर्थ यूनिट है उसमें अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो आपकी थर्ड यूनिट है, इस थर्ड यूनिट का मेन बेसिक अप्रोच ये है कि जो भी यूज़ आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में करें या फिर अपना रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में करें या कहीं भी करें, तो उसमें मैग्नेटिक सर्किट में किस तरीके से अपन उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ये अपना इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन करके मैं आप लोग को इसमें इसका बताता हूँ। दैट इज यूनिट थर्ड का जो अपन ब्रीफ देखेंगे। सबसे पहले तो है इसमें आपका बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस में मींस जब भी कभी अपन मैग्नेटिक सर्किट यूज़ करते हैं तो मैग्नेटिक सर्किट में बेसिक डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले आएगी इसमें। उसके देन आफ्टर दैट एसी एक्साइटेशन इन मैग्नेटिक सर्किट मतलब अगर अपन मैग्नेटिक सर्किट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें यूज़ किस तरीके से होगा। देन आफ्टर दैट सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये होता क्या है, जब भी कभी अपन कॉइल का यूज़ करते हैं तो कॉइल में मतलब जब भी कभी आप इंडक्टर का यूज़ करते हैं या इंडक्टेंस का यूज़ करते हैं उसको अपन कॉइल भी बोलते हैं। तो कॉइल में होता क्या है कि फॉर दैट कॉइल अगर एक सिंगल कॉइल यूज हो रही है तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस आएगा, और दो कॉइल यूज हो रही हैं आपकी तो वो आपका रहेगा क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसके बाद है देन आफ्टर दैट इंड्यूस्ड वोल्टेज। इंड्यूस्ड वोल्टेज के बाद है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, की जैसे ही आपने कोई कॉइल यूज करी है तो उसमें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप किस तरीके से अपना विद द हेल्प ऑफ लॉज मतलब फेराडेज लॉ फेराडेज लॉ की हेल्प से अपन कैसे एक ईएमएफ इंड्यूस करते हैं उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। देन आफ्टर दैट इसके बाद है आपका इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मतलब आपने इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट तो कर दिया लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है उसके बारे में अपन इसमें देखेंगे। और उसके बाद है आपका फ्लक्स एमएमएफ एंड देयर रिलेशन। फ्लक्स एमएमएफ एंड देयर रिलेशन से मतलब ये है कि जब अपन मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं तो फॉर द मैग्नेटिक सर्किट हमेशा ही अपन लोग जो बात करते हैं अपन एक अज्यूम करते हैं कि फ्लक्स फ्लो हो रहा है। अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसमें मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में अपन ये मान के चलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपका फ्लक्स इसमें फ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है आपका एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। मतलब एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट में अपन किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट को ले रहे हैं। और एनालिसिस से मतलब ये है कि जब अपन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट अपन लेके चलेंगे यूनिट थर्ड में, तो इन टॉपिक्स में से मतलब एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट का ब्रीफ ये है कि सीरीज के लिए, सीरीज पैरेलल सर्किट के लिए और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के लिए अपन किस तरीके से इसका यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज अ सिलेबस। हाँ बताओ रजय। एमएमएफ क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जब अपन ईएमएफ का यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे ही अपना जब हम मैग्नेटिक सर्किट का यूज करेंगे वैसे ही आपका एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकल के आएगा। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आएगा। वैसे आपका इसमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वैल्यू भी आपको मिलेगी। ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं इसके जो प्रेजेंटेशन अपने पास है इसकी अगर मैं इसमें जाता हूँ तो इसमें भी वही है आपके, अगर हम टॉपिक्स की बात करें मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, उसके बाद एमएमएफ के बारे में मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बारे में। अगर मैग्नेटोमोटिव फोर्स है या फिर कोई भी मैग्नेटिक सर्किट बात हो रही है
तो उसमें जो अपनी बेसिक डेफिनेशन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेक्टेंस और एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, इस तरीके से अपन देखेंगे। लास्ट में जो है वो है आपका कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट। इसका मतलब ये है कि किस तरीके से आप सीरीज मैग्नेटिक सर्किट को और पहले मैग्नेटिक सर्किट को अपन लेके चलेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ एक बार जो अपना ये प्रेजेंटेशन है, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। मैग्नेट सर्किट मतलब जैसे कि ये आपका एग्जांपल है, अगर अपन ब्रीफ ओवरव्यू करना चाहें अगर मैग्नेटिक सर्किट की, कि जहां भी आपका फ्लक्स की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट कर रही है, या फिर मैं आपसे बोलूं कोई भी आपका एक आयरन कोर है, उस आयरन कोर में आपने एक वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक आयरन कोर है, इस आयरन कोर में आपने यहाँ पे इस जगह आपने वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है। तो ये जो वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है, यहाँ जो वाइंडिंग कनेक्ट करी है, इट मीन्स दैट यहाँ पे आपने एक सप्लाई दी है, या आपने एसी सप्लाई दी है। अगर यहाँ पे सप्लाई दी है, इट मीन्स दैट यहाँ पे करंट फ्लो हुआ। अब इस करंट की वजह से यहाँ पे ये जो आपका पूरा एक कोर मटेरियल है, इस पूरे के पूरे कोर मटेरियल में आपको एक फ्लक्स की वैल्यू मिल रही है। ठीक है ना, इस पूरे मटेरियल में आपको एक फ्लक्स की वैल्यू मिल रही है, और अपन उस फ्लक्स की वैल्यू को इंडिकेट कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फाई। फाई से अपन उस फ्लक्स की वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जिसमें अपन ने एक सिंगल वाइंडिंग यूज करी हुई है। ठीक है, उसी तरीके से अगर अपन मैग्नेटिक सर्किट का मैं आपको बताना चाहूँ किसी एक सिंपल 2 पोल मोटर के लिए, तो सिंपल 2 पोल मोटर के लिए मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी यहाँ पे एक एयर गैप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक दिस। ये आपका एयर गैप है यहाँ पे। अब इस एयर गैप में आपका, क्योंकि फ्लक्स जो है वो चाहे आपका एक आयरन पीस हो चाहे आपका एयर गैप हो, दोनों जगह से आपका ट्रेवल करेगा। ठीक है ना, चाहे अगर अपन आयरन पीस लें वहां से भी ट्रेवल करेगा फ्लक्स, चाहे आपका एयर गैप हो वहां से भी आपका फ्लक्स की वैल्यू ट्रेवल करेगी। ठीक है ना। अब अगर अपन इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये बेसिक, कभी भी कोई भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपको मिल रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये है कि वहां पे उस मैग्नेटिक फ्लक्स की जो फॉर्मेशन होगी वो आपका एक तरीके के क्लोज लूप की तरह होगी। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा डायग्राम बना के। ठीक है, और मैग्नेटिक सर्किट का अगर बोलना चाहें तो मैग्नेटिक सर्किट को अपन डिफाइन करते हैं, इट इज एक्चुअली अ क्लोज पाथ फॉलोड बाय लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जहां भी आपकी फाई की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, उस फाई की वैल्यू में जब भी कभी आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको मिलेंगे या फिर आपको एक क्लोज पाथ मिलेगा, उसको अपन मैग्नेटिक सर्किट से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, जैसे अपन इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिया हुआ है, यही लिखा हुआ है, वैसे ही सेम एनालॉगी से जब आप मैग्नेटिक सर्किट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स आएगा। ठीक है, अब मैग्नेटोमोटिव फोर्स आता कैसे है, अगर आपका किसी भी कॉइल में अपन ने कोई भी करंट पास कराया, ठीक है ध्यान दीजिए, कोई भी किसी भी कॉइल में अगर आपने कोई भी अपना करंट पास कराया, इट मीन्स दैट जैसे ही उसमें आपका करंट पास होगा वैसे ही आपका एक एमएमएफ मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स उसमें प्रोड्यूस होगा। बस उसमें एक चीज होनी चाहिए कि आपका जो करंट पास हो रहा है कॉइल से, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और कितना करंट फ्लो हो रहा है। मतलब जो एन आई की वैल्यू है, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड आई मीन्स करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है, एन इंटू आई। इससे अपन इंडिकेट करते हैं अपने मैग्नेटिक सर्किट का मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, और उसी से आपका जो यूनिट अपन एक्सप्रेस करते हैं एनआई की या एमएमएफ की, वी कैन एक्सप्रेस दैट इज इन एम्पियर टर्न्स, और इसकी जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका एम्पियर टर्न्स में अपन करते हैं। एम्पियर टर्न्स क्यों, क्योंकि आपका एम्पियर टर्न्स का मतलब ये है कि इसमें आपका एन का मतलब ये है आपका नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है, और आई मतलब कितना आपका इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और उसकी यूनिट क्या है आपकी एम्पियर।
ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा जब अपन अब बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऐसी परमिएबिलिटी एक टर्म है आपका, ठीक है। परमिएबिलिटी से रिलेटेड, परमिएबिलिटी भी अपन ने पढ़ा होगा, मतलब जब आप लोगों ने 12th में जब बी एच कर्व पढ़ा होगा, तो बी एच कर्व में जो रिलेशन होता है बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो टर्म रहता है आपका म्यू, ये म्यू टर्म इंडिकेट करता है आपका परमिएबिलिटी, ठीक है ना। और म्यू में भी दो टर्म आ जाते हैं आपके, दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर, जिसमें म्यू आर क्या रहेगा आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू कोई ना कोई गिवन रहती है, और गिवन नहीं होगी तो उसकी वैल्यू अपन क्या मान के चलते हैं। एयर की रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होती है? 1, ठीक है। मतलब एयर, क्या एयर की बात करें या अपन फ्री स्पेस की बात करें, उस केस में म्यू आर की वैल्यू हो जाती है 1, और ये जो म्यू नॉट है आपका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इसकी वैल्यू अपन इंडिकेट करते हैं जो वो है अपना 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। ऐसी आपका इसमें टर्म आएगा रिलेक्टेंस, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिलेक्टेंस और जो रेसिप्रोकल होता है रिलेक्टेंस का, वो है आपका परमिएंस, है ना। मैग्नेटिक सर्किट की कुछ डेफिनेशंस है ना, जिससे आपका जो रिलेशन आएगा वो अपन देखेंगे, है ना। उसके बाद है इसमें एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, मतलब वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू किस तरीके से अपन ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ लिया है, तो मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक सर्किट में अपन ने करंट लिया है, तो मैग्नेटिक सर्किट में अपन ने फाई लिया हुआ है। यहाँ अपन रेजिस्टेंस ले रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो मैग्नेटिक सर्किट में अपन रिलेक्टेंस से उसको इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में आपकी कंडक्टिविटी आ रही है, तो मैग्नेटिक सर्किट में वी कैन डिफाइन इट एज अ परमिएबिलिटी, है ना। ऐसे इसके न्यूमेरिकल हैं। अब कंपोजिट सर्किट जो है, कंपोजिट सर्किट का मतलब ये है कि यहाँ पे अपन एक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट की बात कर रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इस कंपोजिट सर्किट का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे जो ये एक तो पोर्शन हो गया आपका दिस वन, ये आपको दिख रहा होगा, जिसको अपन ए से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो सेकंड पोर्शन है उसको अपन इंडिकेट कर रहे हैं अपन बी से। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ए की जो लेंथ है वो है आपकी L1, ठीक है ना, और ए की जो परमिएबिलिटी दी हुई है वो आपकी μ1 दी हुई है, क्लियर। और इसका एरिया जो है वो है आपका A1। इसका मतलब ये है कि जब अपन यहाँ पे इसका रिलेक्टेंस निकाल रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ R1, इसमें अपन रिलेक्टेंस की जो वैल्यू है, द वैल्यू रिलेक्टेंस इज इक्वल टू L1 अपॉन μ1 A1, इससे आ रही है, ठीक है। और इसी तरीके से ये तो आया आपका जब अपन ए पोर्शन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली व्हेन वी आर टेकिंग ऑफ द बी पोर्शन, तो अपन को, आप सभी को ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे ए पोर्शन के लेंथ में और बी पोर्शन के लेंथ में डिफरेंस है। ए में जो है वो लेंथ ज्यादा है, बी पोर्शन में जो लेंथ है वो, ये है पूरा एक ही कोर मटेरियल आपका, इसमें एक ही आयरन मटेरियल है, बस इसमें डिफरेंट क्या कर दिया है, इसमें डिफरेंट ये कर दिया है कि इसमें आपका लेंथ और एरिया, मतलब अपन ने सीरीज में अपन ने क्या किया है इसमें, मान लीजिए ये अपन ने एक पेन लिया हुआ है, ठीक है, और ये अपन ने इसका हाइलाइटर है। तो अब इन दोनों का आपका लेंथ और एरिया, ये दोनों अगर अपन ने डिफरेंट लिए हैं, इट मीन्स दैट कि ये जो आपका वर्क करेगा एक ही तरह करेगा, और ये जो आपका वर्क करेगा वाइट ब्लैक वन एक ही तरह का काम करेगा, एंड वाइट वन बी की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ है वो इतनी दी हुई है, मान लीजिए अपनी इसकी लेंथ इतनी है और इसकी लेंथ पूरी की पूरी है, ठीक है। इसी तरीके से एरिया में भी डिफरेंस है। तो इसी तरह जब भी कभी अपन लोग किसकी बात करते हैं, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं, तो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में यही चीज देखी जाती है कि आपका उसका लेंथ और एरिया डिफरेंट है, तो रिलेक्टेंस की वैल्यू भी यहाँ पे आपकी दोनों की अलग अलग आएगी।
because the value of reluctance depend upon the length on area of the given circuit. ठीक है, इसी को अपन वी कैन कॉल इट एज अ कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट. ठीक है, ऐसे ही अब आपका एक तो आपका रिलेक्टेंस आ गया है ना, और एमएमएफ तो आपको पता ही है कि इसमें कितने आपकी कॉइल हैं और कितना आपका करंट. अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है, क्योंकि आपका एक एक सिंगल ही इसमें क्या है, आपका जो आयरन इसमें आपका फ्लक्स का पाथ है, इसके अंदर जो आपका फ्लक्स का पाथ है वो आपका एक सिंगल फ्लक्स का पाथ है. ठीक है ना. अब अगर सिंगल फ्लक्स का पाथ है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो आपकी फाई की वैल्यू है वो आपकी सेम रहेगी, चाहे वो लेंथ ए हो चाहे वो लेंथ बी हो. जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब अपन इलेक्ट्रिक सर्किट अपन ने पढ़ा था, मतलब जब अपन ने एसी सर्किट पढ़ा था, तो उसमें जब अपन ने सीरीज आरएल सर्किट या सीरीज आरसी या सीरीज आरएलसी सर्किट देखा था, तो वहां पे जो आपका आर के अक्रॉस या एल के अक्रॉस या सी के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू आई थी वो सेम आई थी. मतलब करंट की वैल्यू वहां पे सेम फ्लो हो रही थी, हाँ या ना. बस वोल्टेज ड्रॉप में डिफरेंट आ रहा था. याद आया? ठीक है ना. मतलब सीरीज सर्किट जो अपन लेते हैं तो वहां पे करंट की वैल्यू सेम थी. इसी तरीके से जब अपन मैग्नेटिक सर्किट की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक सर्किट में इस जगह फ्लक्स की वैल्यू आपकी सेम रहेगी अक्रॉस दिस डायग्राम. ठीक है, उसी से फिर आपका टोटल फ्लक्स निकल के आया है. तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस. इससे आपका निकल के आया है ना. सिमिलरली इसको अपन ने एयर गैप के साथ भी समझ लिया है. मान लीजिए एक पूरा का पूरा एक लेंथ दिया हुआ है और उसके साथ छोटा सा एक एयर गैप भी यहाँ पे, दिस वन, ये आपका एयर गैप दिया हुआ है. ठीक है, तो एयर गैप का भी अपना कुछ लेंथ होगा, एरिया होगा, और म्यू वन तो होगा नहीं, लेकिन आपका उसमें म्यू नॉट तो अवेलेबल रहेगा. ठीक है, तो उसका ये रिएक्टेंस निकाल के रखा हुआ है ना. और इसी तरीके से जैसे अपन किरचॉफ लॉ देखते हैं, वैसे अपन यहाँ पे एक किरचॉफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स लॉ देख सकते हैं. इसको अपन एमएमएफ से इंडिकेट करते हैं. और अब ये जो आपके ये स्टेप्स हैं, किसी भी मैग्नेटिक सर्किट के न्यूमेरिकल को अगर उनको सॉल्व करना है, तो उसके लिए ये कुछ स्टेप्स हैं, या फॉर्मूले बोल दूं कि सबसे पहले आपको फ्लक्स मिलेगा, फिर फ्लक्स के बाद आपको फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी, फिर आप फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, फिर आप एमएमएफ निकाल सकते हैं, फिर आप अपनी करंट की वैल्यू भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एक चार्ट इसका दिया हुआ है इसमें. ठीक है ना. बीएच का इतना आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके समझने के लिए अपन, मतलब जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल अपन डिफरेंट लेते हैं, तो उसके लिए मैग्नेटिक बीएच कर मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी दोनों ही आपकी उसमें डिफरेंट रहती है. ठीक है, तो ये तो क्या था, दिस इज द ब्रीफ रिव्यू जो आपका प्रेजेंटेशन से मैंने बताया था वो. अब जब अपन इसकी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जब अपन इसके स्टार्ट करेंगे, तो इनिशियली जो आपका यूनिट थर्ड की स्टार्टिंग है वो आपकी इसमें बेसिक डेफिनेशन से है. ठीक है ना. मैग्नेटिक सर्किट में अपन स्टार्टिंग करेंगे इसमें, तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हो रही है आपकी इसमें जो भी आपकी इसमें बेसिक डेफिनेशंस होती हैं. ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले मैं इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूं आपके मैग्नेटिक फील्ड से. ठीक है, सभी लोगों को पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है. मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आपको NS पोल का मैग्नेट लिया. ठीक है, वी विल कंसीडर द NS पोल ऑफ मैग्नेट. अब इस NS पोल ऑफ मैग्नेट में सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है ना. मतलब होगा क्या कि जब भी कभी अपन कोई भी NS पोल्स लेंगे या किसी भी चीज की बात करेंगे,
तो अगर अपन को उसको मैग्नेटिक फील्ड समझनी है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझना है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है तो मैग्नेटिक फील्ड से ही आपका उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मिलेगी। दैट इज लाइक दिस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका जो ट्रेवल रहेगा लाइक दिस, N to S, है ना, आउटसाइड द मैग्नेट। इस तरीके से अपन ले रहे हैं इसको, लाइक दिस। और इनसाइड द मैग्नेट क्या रहेगा इसका बताएं? साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ, लाइक दिस। मतलब इसको साउथ से अपन ले रहे हैं, ठीक है ना, और साउथ से नॉर्थ आपका ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो ये जो अपन एनएस पोल का मैग्नेट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो कंटिन्यूस कर्व अपन को मिल रहे हैं, ये मान लीजिए चलिए ये आपका, ये भी आपका एक कंटिन्यूस कर्व है, ये भी आपका कंटिन्यूस कर्व है। तो ये जितने भी आपने सारे के सारे अगर अपन कंटिन्यूस कर्व की बात करते हैं तो एक्चुअल में ये आपके क्या कहते हैं बताएं? इन कंटिन्यूस कर्व को अपन क्या बोलते हैं? क्लोज्ड लूप। magnetic lines क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक लाइंस। क्लोज लूप में तो वो है ही। और इन कंटिन्यूस लाइंस ऑफ फोर्स कौन बोलते हैं? दैट सच कंटिन्यूस कर्व्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब देखो एनएस पोल है, इसका मतलब कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी, और जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस कर्व मिलेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में, एंड दीज आर नॉर्मली termed as magnetic lines of force। मतलब एक्चुअल में जो आपको फोर्स चाहिए वो आपको इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ की हेल्प से ही मिल रहा है। इसीलिए अपन इसको क्या डिफाइन कर रहे हैं? वी कैन कॉल इट एट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है ना। और इसका जो डायरेक्शन है वो अपना इसमें देख रहे हैं, वो नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड मैग्नेटिज्म में रह रहा है, तो वो ये लिख रहे हैं, these lines of force travel from travel from north pole to the south pole as shown in figure। ठीक है, समझ आया? मतलब ये जो आपके कंटिन्यूस लाइंस ऑफ फोर्स आपको मिल रहे हैं, कंटिन्यूस कर्व, चाहे इसको मैं क्लोज बोल दूं या कंटिन्यूस कर्व बोल दूं, तो इन्हीं को अपन एक्चुअल में स्टार्टिंग इसको करते हैं, वी आर ट्रेकिंग और इज एज अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये लिख लिया बेटा? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ठीक है, इसी की हेल्प से अपना मिल जाता है अपन को मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको अपन हमेशा बात करते हैं फाई से। ठीक है ना। अब जब अपन इन सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब इसको क्या है, अपन ऐसे एक अलग अलग लाइन तो दिखा नहीं सकते कि अपन ने ये वाला भी ये वाला भी अपन ने दिखा दिया, ठीक है, या ऊपर वाला दिखा दिया, या नीचे वाला दिखा दिया, या ये वाला दिखा दिया। इसको अपन एक साथ तो दिखा नहीं सकते। अब एक साथ नहीं दिखा सकते, इसका मतलब एक मिनट रुकना। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ हाँ
हाँ, आकिब भट्ट नहीं सर, वो एक्चुअली वो शाहिद भट्ट है, उसी ने अपना वो जो दूसरा बनाया हुआ था आईडी। आकिब शाहिद करके एक स्टूडेंट है, उसी ने अपना आईडी बनाया हुआ था वो। सर अपने आप को अनम्यूट तो कर लो सर पहले। सर अपन सर अनम्यूट कर लो सर, म्यूट हो गए। बेटा 1 सेकेंड, 1 मिनट। हाँ बेटा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो एक्चुअली फोन आ गया था एक। आवाज आ रही है सब क्लियर क्लियर आपको? यस सर। हाँ, तो अब अपन कहाँ थे? अपन थे मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपका इसमें वैल्यू आ रही है, ये एन और एस पोल का जो मैग्नेट है, इसमें जब अपन कंटिन्यूस कर्व अपन ने देख लिए हैं तो उसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से इंडिकेट कर रहे हैं। अब जब अपन मैग्नेटिक फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं तो वी कैन डिनोट दैट मैग्नेटिक फ्लक्स एज, जब भी कभी अपन जब टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स लेंगे, जब सारे के सारे अपन ले लेंगे, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ lines of force in the magnetic field is called the magnetic flux। ठीक है, ठीक है, वैसे सबको पता भी होगा ये चीज। तो जब भी अपन टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स लेते हैं सारे के सारे, उसको अपन एक
सिंगल उससे इंडिकेट करते हैं तो वो अपन होता है, वो आपका रहता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से इंडिकेट करते हैं, और उसकी यूनिट जो होती है, यूनिट इज इन, क्या होती है यूनिट? वेबर। ठीक है, समझ आए दोनों कंसेप्ट कि कैसे अपन ने एक एनएस पोल का मैग्नेट लिया है ना, उसमें उसके अक्रॉस जो एरिया में आपका जो मैग्नेटिक पोल में जो आपका जो भी इन्फ्लुएंस मिला है आपको लाइंस ऑफ फोर्स का, उससे आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड मिली, मैग्नेटिक फील्ड से आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मिले, जो भी आपका कंटिन्यूस कर्व थे। अब जब अपन ने सारे के सारे लाइंस ऑफ फोर्स ले लिए तो उसके बाद जो आपको वैल्यू मिली है, जिसको अपन टर्म इंडिकेट कर रहे हैं, वी कैन डिनोट दैट टर्म एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, आगे बढ़ूं? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, अब जैसे ही आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाता है, वैसे ही एक टर्म और आता है इसमें, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कोई बताएगा मुझे कि ये क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? सर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्या? सर फील्ड, आई थिंक फील्ड लाइंस। लाइंस। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस को अपन ने किससे इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे अभी? मैग्नेटिक फ्लक्स से। मैग्नेटिक फ्लक्स से, वेरी गुड। ठीक है ना, तो जब भी कभी अपन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं तो वी कैन कैलकुलेट, वी विल यूज द कंसेप्ट दैट जितनी भी आपका जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका अवेलेबल है किसी भी मैग्नेट में, और कितने एरिया में उसको अपन यूज कर रहे हैं, तो जितने भी एरिया में आप अपने मैग्नेटिक फ्लक्स को यूज कर रहे हैं उसको अपन इंडिकेट करते हैं अपने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से। तो उसको अपन लिखेंगे, we can use, that is magnetic flux density is defined as the magnetic flux per unit area of a surface at right angles to the magnetic field। ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है और पर यूनिट एरिया हुआ है उसके राइट एंगल के साथ, उसको अपन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के से इंडिकेट करते हैं। इट इज बी इक्वल टू फाई बाई ए। इससे अपन इंडिकेट करते हैं अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, बी इक्वल टू फाई बाई ए। ठीक है ना, जिसकी यूनिट होती है आपकी वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर और उसको क्या बोलते हैं अपन, टेस्ला। ठीक है, मतलब इसको अपन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को अपन बी इक्वल टू फाइव बाई जो है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर से भी इंडिकेट कर सकते हैं अपन, और एक दूसरा जो अपन यूज करते हैं वो अपन इसको अपन टेस्ला से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको फ्लक्स डेंसिटी का मतलब? यस सर। नेक्स्ट जो इसमें और एक इंपॉर्टेंट टर्म, जो इंपॉर्टेंट टर्म है मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें, जो बार बार इसमें आपको मैग्नेटिक सर्किट के कंसेप्ट में आपको काम आएगी। नेक्स्ट इज द परमिएबिलिटी। तो मुझे बताएगा परमिएबिलिटी क्या होती है बेटा? याद हो तो बताएं।
सर किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवाता है। ठीक है। परमेबिलिटी मतलब परमेबिलिटी में जो आपने बोला कि किसी की भी एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी रहती है कि वो अपने से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कराता है, तो उसमें परमेबिलिटी का काम क्या है? कोई और बताएगा? सर वो स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देती है परमेबिलिटी। स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देती है। देखिए, जब भी कभी अपन परमिएबिलिटी की बात करते हैं तो परमिएबिलिटी एक तरीके का आपका जब अपन मैग्नेटिज्म की बात करते हैं किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में, तो जब भी कभी अपन लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसमें जब अपन किसी भी एक मीडियम को परमिएट करें या फिर पेनिट्रेट करें तो उसको अपन एक्चुअल में परमिएबिलिटी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना? दैट इज, अगर मैं इसमें आपको एक छोटी सी अगर इसमें डेफिनेशन लिखूं तो मैं आपको बताता हूं। द मेजर ऑफ द डिग्री, मतलब एक किसी भी वैल्यू डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए या कोई भी कंपोनेंट निकालने के लिए, द मेजर ऑफ द डिग्री टू विच द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ द मैग्नेटाइजिंग field can penetrate or permeate the medium is called absolute permeability of the medium। ठीक है, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं म्यू से। परमिएबिलिटी या फिर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इससे भी इंडिकेट कर सकते हैं। इसमें अपन ये बता रहे हैं कि कभी भी अपन कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स की बात करें तो उस लाइंस ऑफ फोर्स में जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जब अपन परमिएट करें या पेनिट्रेट करें, मतलब जब अपन उसको पास कराते हैं वहां से, तो एक्चुअल में एक हर आयरन पीस का या हर कोर मटेरियल का एक फिक्स परमिएबिलिटी रहता है, उसके थ्रू ही उसको पास कराते हैं। तो उस एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को अपन इंडिकेट करते हैं द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर। ठीक है, म्यू की वैल्यू अपन म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर से इंडिकेट करते हैं। हियर द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, है ना? क्लियर? And the value of mu r is relative permeability। और म्यू नॉट को अपन क्या बोलते हैं बताएं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ठीक है, मतलब टोटल जो है वो आपकी एक एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी रहती है। उस एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को अपन म्यू नॉट इंटू म्यू आर से इंडिकेट करते हैं, जिसमें म्यू नॉट क्या है आपकी, वैसे तो उसकी वैल्यू आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ रहती है, और उसको अपन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर से भी इंडिकेट कर सकते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ म्यू आर, दिस वैल्यू इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, समझ आया बेटा? बताएं, यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब जैसे अपन ने BH कर्व पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो उससे एक रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ उस रिलेशन कैसे काम करता है। दैट इज द
relation between magnetic flux density capital B and field intensity कैपिटल H। मतलब जब भी कभी अपन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वहां पे आपका ये चीज काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन कोई भी अगर अपन मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं या मैग्नेट लेते हैं तो इनिशियली सबसे पहले जो अपना स्टार्टिंग होती है वो आपकी एक तरीके की एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से होती है। ठीक है ना, इंटेंसिटी से मतलब ये है कि जब भी कभी आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल करे हैं तो जो भी आपको फोर्स मिलेगा आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए उसको अपन फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। और फील्ड इंटेंसिटी से आपको क्या मिलता है, आपकी फ्लक्स डेंसिटी। मतलब एक्चुअल में अगर मैग्नेटिक सर्किट में आपको फ्लक्स चाहिए तो फ्लक्स के लिए सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि उसकी फील्ड इंटेंसिटी से मतलब ये है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है ना, तो इसको मैं बताता हूँ इसमें कैसे लिख रहे हैं आप, इसमें अपन कैसे इंडिकेट करते हैं। कभी भी फ्लक्स डेंसिटी की और फील्ड सबको रिलेशन पता भी होगा लेकिन अपन उसको कैसे समझते हैं वो मैं आपको, क्या होता है रिलेशन बताओ फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी के बीच का, बी और एच के बीच का रिलेशन क्या होगा बताएं। B इक्वल म्यू नॉट एच। हाँ वेरी गुड, निशाद ने बिल्कुल सही बोला कि B इक्वल टू म्यू नॉट एच। लेकिन एक्चुअल में ये B इक्वल टू म्यू नॉट आया कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए अपन ने कोई भी पॉइंट लिया हुआ है, एट एनी पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अपन एक पॉइंट लिया हुआ है, इसमें अपन या तो फील्ड स्ट्रेंथ बोले या फिर और फील्ड इंटेंसिटी बोले, बात एक ही है। ठीक है ना, फील्ड इंटेंस बोलते हैं या फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। फील्ड इंटेंसिटी is the force maintaining the magnetic flux and producing value of फ्लक्स डेंसिटी। बात समझ आई? मतलब अपन ने जैसे ही अपन ने एक इंटेंसिटी ली तो उसमें जो अपना अपन को फोर्स मिला उससे अपन ने क्या किया, अपने मैग्नेटिक फ्लक्स को मेंटेन किया। ठीक है, और जैसे ही अपन ने अपने मैग्नेटिक फ्लक्स को मेंटेन किया वैसे ही उसको करते ही अपने क्या हुआ, वहां पे अपन को एक फ्लक्स डेंसिटी अपन को इसमें प्रोड्यूस हुई। फ्लक्स डेंसिटी एट दैट पॉइंट, उसी पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी जब भी कभी अपन फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल H इज द कॉज, ठीक है, एंड द फ्लक्स डेंसिटी कैपिटल B इज द, क्या होगा उसका इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि B की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है बताएं।
इंटेंसिटी तक। है ना, मतलब जो आपको फ्लक्स डेंसिटी है वो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आपकी फील्ड इंटेंसिटी पे या फील्ड स्ट्रेंथ पे या इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही है. दैट इज द वैल्यू ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एच. तो जब ये प्रोपोर्शनल ये वाला क्वेश्चन अपन हटाते हैं अपन लोग, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच. ठीक है, ये रिलेशन अभी निशात ने भी बोला था, बिल्कुल सही. या फिर अपन इसको यही बोलते हैं कि द रेशियो ऑफ बी बाय एच इज इक्वल टू म्यू नॉट. थोड़ा सा बनाता हूं उसको. द रेशियो ऑफ बी बाय एच इज इक्वल टू म्यू नॉट, लाइक दिस, वेयर जो आपका ये म्यू नॉट है इसको अपन एब्सोल्यूट, यहाँ पे जो आपका ये निकल के आया था परमिएबिलिटी, म्यू नॉट को अपन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एरिया बोलते हैं. और इसी के साथ साथ वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ मैग्नेटिक स्पेस कांस्टेंट. ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी आपकी 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷. ये ठीक है, समझ आया किस तरीके से किया अपन ने. और अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी भी आपको गिवन है तो अपन यहाँ पे बी की वैल्यू वी कैन ऑल्सो यूज द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच, लाइक दिस. क्लियर? समझ आया कैसे किया अपन लोगों ने? यस सर. ठीक है, अब इसमें एक चीज और अपन इसमें देख लेते हैं अभी क्लास में. 5 मिनट और पढ़ा लें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं है सर. ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक चीज और देख लेते हैं कि जब भी अपन कभी भी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो उसमें आपका जब भी अपन करंट कैरिंग कंडक्टर यूज करते हैं तो उसमें कौन से रूल अपन यूज करते हैं. तो अपन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना. मतलब मान लीजिए कि आपने कोई भी एक NS पोल का मैग्नेट यहाँ पे लिया हुआ है. ठीक है, अब इस NS पोल के मैग्नेट में मैंने यहाँ पे कॉइल कनेक्ट कर दी है, लाइक दिस. ये मैंने कॉइल कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, है ना. अब जैसे यहाँ पे कॉइल कनेक्ट किया वैसे ही यहाँ मेरे को वोल्टेज भी मिलेगा, है ना, और यहाँ पे मेरे को करंट भी मिलेगा. तो इस वोल्टेज और करंट से जो आपका जो भी आपको वैल्यू इसमें मिलती है उस वैल्यू को अपन इसमें शो करते हैं. तो उसके लिए 2 लॉ अपन लोगों ने पढ़े थे, पहले भी आप लोगों ने देखा था उसके बारे में. तो उसमें से सबसे पहला लॉ जो है वो क्या होगा बताएं? फर्स्ट लॉ इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ. वेरी गुड. तो एम्पियर सर्किट लॉ में क्या होता है? एम्पियर सर्किट लॉ में क्या बोलते हैं अपन कि जब भी कभी अपन कोई भी फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं और उसका क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो उससे जो अपन को मिलती है वो अपन को मिलती है उसमें टोटल आई. दैट इज आपको याद भी होगा, इट इज द वैल्यू ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल टू आई. मतलब जब भी कभी अपन को किस किस के बीच के रिलेशन चाहिए, जब भी अपन को करंट के बीच और फील्ड इंटेंसिटी के बीच अपन को रिलेशन चाहिए, तो वो अपन को मिलता है किससे? एम्पियर सर्किटल लॉ से.
एस डॉट डी एल इक्वल टू आई से इंडिकेट कर लीजिए, इज इक्वल टू, या तो इसको अपन अब इंडिकेट कर सकते हैं समीशन ऑफ आई, मतलब जितना भी आपको इसमें टोटल करंट आपको मिल रहा है, ठीक है, या फिर अपन इसको सिंपल एक एस डॉट डी एल इक्वल टू आई से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब ये जो आपका डीएल है, मतलब जो आपकी लेंथ है, उस लेंथ को जो अपन इंडिकेट करते हैं, वी कैन इंडिकेट दैट लेंथ विद द हेल्प ऑफ सर्कमफ्रेंस, दैट इज उस लेंथ की सर्कमफ्रेंस कितनी है, दैट इज एस डॉट टू पाई आर इक्वल टू आई से, दैट इज जो फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू अपनी आती है वो अपन यहाँ पे आई अपॉन टू पाई आर, इससे भी अपन इंडिकेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो किसके लिए हो गया, जब आपका सिंपल कोई भी आपके नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड नहीं थी, एक सिंगल कंडक्टर की बात अपन कर रहे थे। अब अगर इफ इंस्टेड ऑफ, अगर अपन सिंगल कंडक्टर के बजाय एन नंबर ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं, इफ इंस्टेड ऑफ सिंगल कंडक्टर देयर आर capital N number of conductors enclosed by the closed path। बताएं, जब अपन n नंबर ऑफ कंडक्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोई बताएगा, बताए बेटा जल्दी। हो जाएगा बस सर, n टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस फॉर्मूला के। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट की जो वैल्यू है वो अपनी यहाँ पे n टाइम्स हो जाएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू एन आई अपॉन टू पाई आर, ठीक है ना। या तो अपन इससे इंडिकेट करते हैं, या फिर और एच एल इक्वल टू एन आई, इससे भी अपन अपना एम्पियर सर्किट लॉ को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको क्या किया अपन ने, ठीक है। एक तो ये चीज होती है, इसी को अपन यूज करेंगे। एक और लॉ आप लोगों ने देखा होगा, जब अपन कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं और फील्ड इंटेंसिटी उसमें निकालते हैं, तो बताएगा दूसरे लॉ का नाम कौन क्या रहता है, दूसरा जो लॉ है वो होता है आपका बायोट-सैवर्ट लॉ। यहाँ पे अपन को इसको डेरिवेशन नहीं करना है इसका, ठीक है। ये बायोट-सैवर्ट लॉ होता है। बायोट-सैवर्ट लॉ, द वैल्यू ऑफ डी एच, इसकी वैल्यू अपन इंडिकेट किससे करते हैं बताएं, बायोट-सैवर्ट लॉ मतलब डी एच की वैल्यू, इसकी वैल्यू किससे प्रोपोर्शनल रहेंगी, कोई बताएगा, याद करो, मैंने बोला था मैं का थोड़ा कंसेप्ट देख के आना आप लोग। m1 m2 होल अपॉन r स्क्वायर। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट P पे, है ना, यहाँ पे एक मैंने रेडियस वो ले लिया है, इसका लेंथ लिया हुआ है, ये डेफिनेट लेंथ से मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ अपना, ठीक है। मान लीजिए DL लेंथ मेरे पास दी हुई है, इसमें मेरा जो करंट पास हो रहा है वो I करंट पास हो रहा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब बताएं, अब अगर याद आए आपको तो, अपन ने एक लेंथ ले ली है, DL लेंथ यहाँ पे ली हुई है, अब बताओ, अब याद आया कुछ, IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। वेरी गुड, द वैल्यू ऑफ दैट DH इज इक्वल टू IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। या फिर अपन इसको इंडिकेट और क्या करते हैं, DH इक्वल टू जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसको अपन इंडिकेट करते हैं 1 अपॉन 4 पाई, 1 अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है।
मतलब इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो अपन को मिल रही है किसी भी एक एलिमेंट ऑफ लेंथ dl की, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, लेंथ के, ठीक है। मतलब dh जो आपकी वैल्यू है, फील्ड इंटेंसिटी जो आपकी यहाँ पे है, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है dl के करंट कैरिड बाय द एलिमेंट के साइन थीटा जो है आपका साइन एंगल है किसके लिए, जो भी आपने पॉइंट लिया हुआ है उसके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर टर्म किसका, जो भी आपने यहाँ पे डिस्टेंस लिया हुआ है। मतलब दिस इज द डिस्टेंस, जो r जो है ये आपका डिस्टेंस है इस पॉइंट P का, कहाँ से, इसके ओरिजिन पॉइंट से, कहाँ से मतलब अपने एलिमेंट से, जो भी आपने यहाँ पे एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट गियरिंग करने अपन देखते हैं तो उसमें एक होता है अपना यूज एम्पियर सर्किट लॉ, और नेक्स्ट जो इसमें यूज होता है वो होता है आपका बायोट-सैवर्ट लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसमें देखेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक बार इस टॉपिक को एक सभी स्टूडेंट्स देख के आएंगे, फिर इसको अपन कंटिन्यू करें। क्लियर? यस सर। डेट उसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछें, और जिसको ले इट इज क्लियर फॉर टुडे। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir.